आज हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं रेस्पिरेशन। आपको रेस्पिरेशन में आपको समझना है ना। रेस्पिरेशन डिफिकल्ट लग रहा है समझने में। चलो देखो दोबारा समझा देता हूँ आपको। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में टू टाइप है। एक तो है आपका एरोबिक और सेकंड है एनएरोबिक। ठीक है, यही तो है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा या फिर लैक में होगा, यानी कमी में। ऑक्सीजन तो होगी लेकिन कम मात्रा में होगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका आप देख लेंगे। तीनों का एक साथ करा दे रहा हूं मैं आपको। तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि आपने देखा है कि ग्लूकोज जो है C6H12O6 यही तो है। अब ग्लूकोज का किसमें ब्रेकडाउन होना? किसमें? पायरुविक में, PYRUVIC। पायरुविक या तो एसिड बोलो इसको, या इसको क्या बोलोगे? पायरुवेट बोलोगे। PYRUVAT क्या बोलोगे भाई? आपको ग्लूकोज है, ग्लूकोज का किसमें चेंज होना? पायरुविक एसिड या पायरुवेट में चेंज होना। अब मल्टीपल्स में क्या आएंगी? मल्टीपल्स में ये चीज आएगी। पूछ लेंगे कि भाई ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में, जो कि आपका 3 कार्बन जो आपका कंपाउंड है उसमें चेंज होने वाली प्रोसेस, ये आपकी कहाँ होती है? ठीक है, तो कहाँ होती है? ये आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है बेटा? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ये पूरी एक जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसमें याद रखने वाली बात यही है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में पायरुवेट में ब्रेकडाउन होना ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का नाम है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये होती है। और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है? पायरुविक एसिड। एंड प्रोडक्ट हो सकता है आपसे मल्टीपल में। एंड प्रोडक्ट कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? क्या होगा? पायरुविक एसिड। क्या होगा? पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ठीक है, अब बात आती है कि ये आपका ये तो हो रही थी अब तक साइटोप्लाज्म के अंदर। अब एक रिएक्शन आपको ऐसे देखने को मिलेगी, 1 2 और ये आपका 3 चीज। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी 38 ATP एनर्जी। 38 ATP एनर्जी कहां पर हो रही है वाली रिएक्शन? ये वाली हो रही है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां हो रही है? और इसके ऊपर कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखोगे? इन प्रेजेंस ऑफ O2। कहां पे होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। CO2 H2O 38 ATP जो है क्या बन जाते हैं? आपके एनर्जी रिलीज हो जाती है। और वो कहां रही है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ऊपर वाली कहां हो रही है? यहां पे लिख देता हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पावर हाउस ऑफ द सेल के अंदर। ठीक है, अब एक होगी इन एब्सेंस। एब्सेंस यानी कि गायब, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं रहेगी। इन एब्सेंस ऑफ O2। अब जब O2 की एब्सेंस में होगी, ये होती है आपकी यीस्ट के अंदर। कहां होगी? यीस्ट के अंदर। यीस्ट जो है आपका एक फंगस है। क्या है? एक फंजाई है। क्या है? फंजाई। और यूनिसेलुलर फंजाई है, एक सेलुलर। उसके अंदर होगी, वहां पे आपका
इथेनॉल बनेगा, C2H5OH क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल के साथ में आपको क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और प्लस एनर्जी जो बनेगी वो आपकी 2 ATP एनर्जी बनेगी। कितनी बनेगी, 2 ATP एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में इन प्रेजेंस ऑफ O2 हो गया, इन एब्सेंस ऑफ O2 हो गया, ये आपका कहां पे हो गया, इन यीस्ट। ये वाली प्रोसेस कहां पे होती है, रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये वाला कहां पे होता है, यीस्ट के अंदर, इन यीस्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है इन लैक ऑफ CO2, लैक ऑफ O2, सॉरी CO2 नहीं, O2, इन लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ प्रेजेंस में, यहाँ एब्सेंस में, और यहाँ पे लैक ऑफ O2, यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, कम पहुंचती है, कमी हो जाती है। तो ये ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, आपका लैक्टिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और साथ में 2 ATP एनर्जी बनेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये बिल्कुल सारी चीजें आपको एकदम से याद रखनी चाहिए। और ये जो नीचे वाली है ना, ये इन आवर मसल सेल, इन आवर मसल सेल्स, ये हमारी मसल सेल्स के अंदर होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन आवर मसल सेल, ये मैंने आपको पहले बताया। और ये वाला कंडीशन कब, अच्छा, ये हमारी मसल सेल्स में होगी। तो इंसान के अंदर दो हो सकती हैं, एक तो मेन तो ये है जिससे एनर्जी मिल रही है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, एक ये है, ये भी हमारी मसल सेल्स में है। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है कि जो स्प्रिंटर होते हैं, स्प्रिंटर यानी कि जो एथलीट होते हैं, व्हेन दे रन, जब वो दौड़ते हैं तो क्या होता है कि लिमिटेड सप्लाई हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जाती है, लिमिटेड सप्लाई कि उतनी जा रही है। लेकिन क्या होता है कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी जो मसल सेल्स हैं वो वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देती हैं। इन रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड मसल क्रैम्प्स ऑकर्स, मसल क्रैम्प्स, CRAMPS, क्रैम्प्स ऑकर्स। स्प्रेन, आपका खिंचाव, मसल में पेन, मसल में आपका खिंचाव, और क्रैम्प्स जो है वो इस तरीके की स्ट्रेस जो है वो आप किसी भी एथलीट के लेग वगैरह में वहाँ पे क्या हो सकता है, उसको हो सकता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाती है। समझ रहे हैं बात आप? अब जब हम रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक पढ़ रहे हैं, एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस या लैक में हो रही है। आगे इसमें चीज लिखेंगे ऊपर, मोर एनर्जी प्रोड्यूस, मोर एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस, और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस ब्रैकेट में लिख देंगे 38 ATP, 38 ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ATP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस या लैक में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कैसी होगी, लेस एनर्जी प्रोड्यूस, कितनी, 2 ATP ओनली, 2 ATP ओनली। अब इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, अंतर बताना चाहिए, डिफरेंस बताना चाहिए। और इस वाली के अंदर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो एरोबिक में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस या लैक में, ये आपके सामने है पूरा। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला नॉर्मल रेस्पिरेशन, यीस्ट में होने वाला, और हमारी मसल सेल्स के अंदर, इन आवर मसल सेल्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट टॉपिक बताइए जो आपको समझ में आए। आज आपके वही टॉपिक्स कराएंगे जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दोबारा समझने की उनको जरूरत है। अच्छा, एक दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये वाला सीक्वेंस है, ये मल्टीपल MCQs में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है और पूछा जाएगा। कौन कौन से वाला, ये
इंपॉर्टेंट है आपका, दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये वाला एक्सक्रीटिव सिस्टम वाला, उसमें क्या है? सबसे पहले सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आती है आपकी? किडनी। किडनी से नेक्स्ट चीज बताइएगा क्या आती है? किडनी क्या आती है? आजाद खड़े हो। किडनी से आगे क्या आते हैं? और यहाँ पे वो चीज आती है जो किडनी को इससे कनेक्ट करती है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। दो चीज होती है, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट क्या है बताइए? नहीं पता किसी को भी? यूरेटर क्या है? यूरेटर, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर। और यूरेटर जो है वो किडनी और किसको कनेक्ट करता है? यहाँ पे क्या आएगा? किडनी, यूरेटर। भाई याद रखने वाली चीजें मल्टीपल में आ सकती है। ऐसे 4 सीक्वेंस आ जाएंगे और उनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस होगा उसको टिक करना होगा, उसको मार्क करना होगा। किडनी, यूरेटर, यूरेटर से आगे आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे क्या जाता है? अरे क्या जाता है भाई? बैठ जाता है यूरेथ्रा, URETHER। एक तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे सीक्वेंस में याद कर लेंगे ऐसे कैसे। इसके अलावा एक चीज और पढ़ाई थी, क्या? डाइजेशन वाला देख लो। माउथ, माउथ से ऑइसोफेगस, वेरी गुड, OESOPHAGUS। ऑइसोफेगस क्या है? फूड पाइप। क्या है बेटा? फूड पाइप, गुड। ऑइसोफेगस से आगे माउथ, ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस से आगे स्टमक, STOMACH, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल बताती है पूरी, एलिमेंट्री कैनाल। एक और है बताइएगा, रेस्पिरेशन वाला। ये तो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल। और ये वाला ऊपर वाला कौन सा है? एक्सक्रीटिव सिस्टम वाला, ES। नीचे वाला कौन सा बेटा? ये वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है, RS। समझ लोगे ना? तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले चीज आती है नॉस्ट्रिल्स, जो ये ओपनिंग होती है ना नोज के बाद, ये नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से आगे नेसल कैविटी या नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, या इसको ही क्या बोल देते हैं? नेसल पैसेज। उससे आगे नेसल कैविटी से जो कनेक्ट करता है लैरिंग्स तक, क्या होता है? इसी की जैसे साउंड होती है उसकी, फेरिंग्स। क्या होता है? PHARYNX। उससे आगे क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? सेकंड नेम क्या है लैरिंग्स का? क्या होता है? वॉइस बॉक्स, वेरी गुड। लैरिंग्स से आगे आ गया, लैरिंग्स आ गया, लैरिंग्स से आगे आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया का अदर नेम क्या होता है बेटा? विंड पाइप। क्या होता है? विंड पाइप। ऐसे याद रखेंगे, मार्क्स अच्छे लाने हैं ना। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप से आगे आ जाती है ब्रोंकाई, BRONCHI। ये सीक्वेंस इन तीनों में से जरूर कोई ना कोई सा आ रहा है, याद करके जाओ या मत करके तो तुम देख लेना। ब्रोंकाई या ब्रोंकस, BRONCHOUS। ब्रोंकाई प्लूरल है, ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, सेम कोई चीज। ब्रोंकाई से आगे क्या जाता है बेटा? क्या जाता है? इसी के जैसा नहीं है, वही किधर लिख देता हूँ, ब्रोंकियोल्स, BRONCHIOLES। ब्रोंकियोल्स से आगे आ जाता है एल्वियोली, सबसे लास्ट में एल्वियोली। और एल्वियोली
जो होती हैं क्या होती हैं, अदर नेम एयर सैक, क्या होते हैं एयर सैक। ठीक है, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है इनका। कहीं से कोई सा भी देकर पूछ लेंगे और उसमें वो आपको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, और कोई सा ऐसा सिस्टम पढ़ा हो जिसमें सीक्वेंस की जरूरत है? रेस्पिरेशन बता दिया, किडनी, माउथ, नोस्ट्रिल का बता दिया। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन किसका पार्ट है, किस सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है बॉडी के? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी को नहीं पता? जिस तरीके से यहाँ पे एल्वियोली स्मॉलेस्ट यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ऐसे ही नेफ्रॉन्स क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी किडनी के अंदर, वो नेफ्रॉन्स क्या है, वो नेफ्रॉन्स। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैसे बोल सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, EXCRETORY, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पता होना चाहिए। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ही तो होता है। आवर नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू बोमेन कैप्सूल, अपर पार्ट जो होता है वो आपकी कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज का जो है बंच होता है, गुच्छा होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसमें नहीं पता, ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस। ठीक है, बोमेन कैप्सूल आपका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज। क्या पढ़ रहे हो भाई तुम, है कर रहे हो, बोमेन कैप्सूल हो गया। और नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट तो बोमेन कैप्सूल होता है, दो चीजों से मिलकर बनती है, ये बोमेन कैप्सूल हो गया। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, बताइए, बताइए। ट्यूब्यूल नहीं पढ़ी, TUBULE, ट्यूब्यूल नहीं पढ़ी? अच्छा, जिस दिन कराया था उस दिन आए नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट बोमेन कैप्सूल, जिसके अंदर जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें बंच ऑफ कैपिलरीज रहती हैं। जिन बंच ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, आपका ग्लोमेरुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और जो नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट है, नेफ्रॉन जो है वो आपकी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाई जाती है इसके अंदर। नेफ्रॉन जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाई जाती है, इनका काम से फिल्ट्रेशन करना होता है। किस चीज का फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन। और ब्लड के फिल्ट्रेशन में क्या करती है ये, ब्लड अलग और वेस्ट अलग। वेस्ट में क्या है, यूरिया, यूरिया, यूरिन। नेफ्रॉन, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और आपका सेकंड पार्ट ट्यूब्यूल है। और ट्यूब्यूल के लोअर पार्ट में सबसे छोटा जो यू शेप्ड इसका पार्ट लिखवा रहा हूं मैं ट्यूब्यूल का, जिसको हेनलीज लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनलीज लूप। और हेनलीज लूप जो होता है वो आपका यू शेप्ड होता है। कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। और यू शेप्ड होता है, हेनलीज लूप के अंदर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है सभी चीजों का, रीएब्जॉर्प्शन। किस चीज का, अरे किस चीज का भाई, एमिनो एसिड का। किसका बेटा, एमिनो एसिड्स
इसका, और साथ के साथ ग्लूकोज का, इसका ग्लूकोज का, मिनरल्स का, और हेनलीज लूप आगे पास कर देता है, भेज देता है, इनका तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया। कैपिलरीज होती है हेनलीज लूप के चारों तरफ, और वो कैपिलरीज सभी चीज जो काम की चीजें हैं ना, ये इनको रीअब्सॉर्ब करके कहाँ ले जाती है, वो कैपिलरी आपके ऊपर ले जाती है। कैपिलरी होती है साइड में इसकी, और वो कहाँ दे देती है, रीनल वीन को दे देती है, रीनल वीन को दे देती है। वो आपका प्योर ब्लड, क्या होता है वो, प्योर ब्लड, जिसके अंदर यूरिया अब नहीं है, और पास कर देते हैं, हेनलीज लूप आगे पास कर देता है मेन ट्यूब्यूल के अंदर, इसके अंदर, सॉरी मेन ट्यूब्यूल नहीं बेटा, मेन डक्ट के अंदर, किसके अंदर, मेन डक्ट के अंदर, और पास, यहाँ पे इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ क्लियर करके तो अच्छे समझ में आ जाए, PASS, पास, मेन डक्ट के अंदर पास कर देता है आपका यूरिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, और सम मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, ऐसे मटेरियल जो फिर से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ना हो पाए ये। और जो मेन डक्ट है वो आपने जब स्ट्रक्चर पढ़ी है तो ये चीजें जो ये सब नेफ्रॉन वगैरह ये कहाँ पर है, किडनी के अंदर है ना, तो यूरेटर के अंदर ये मेन डक्ट जो है ये कहाँ चली जाती है, यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से कोई बोलते हैं कि किडनी ने जो है क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया, यूरिया बाहर निकाल दिया, और मेन काम किसका होता है, बल्कि वो काम किसका, नेफ्रॉन का, काम किसका, नेफ्रॉन, और नाम किसका, किडनी का। चलो पार्ट तो वही है, पार्ट तो उसी का है, हाँ यूरेटर तक पहुंचा दिया ना। चलो और बताओ, और कोई ऐसी चीज जो ऐसा देख के लग रहा हो कि भाई ये चीज जो है हमें नहीं आती है, तो वो चीज आप पूछ सकते हो। There is still some space left. देख लो इस चैप्टर को, फिर मैं बहुत जल्दी आपका केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। कोई भी चीज ऐसी देख लो पूरे चैप्टर के अंदर जिसको देख के लग रहा हो कि ये हमें दोबारा समझना है, कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा हो डिफिकल्ट सा, अच्छे से देखिए। हार्ट वाले में से समझ आ गया, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से करना है आपको, कैपिलरीज, आर्टरीज, वीन्स, ये सब बहुत अच्छे से करनी है आपको, तैयार। हार्ट का जो पूरी प्रोसेस है, किस तरीके से हार्ट वर्क करता है, वो सारा जो है आपका पिल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रीनल वर्ड यूज किया है, रीनल बताइए, और बोमेन, यहाँ पर रीनल वीन है, और वीन प्योर ब्लड ले जाती है, और जो किडनी में इम्प्योर ब्लड लेकर आती है वो रीनल आर्टरी है। क्या है, रीनल आर्टरी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां भी रीनल लग जाए वर्ड, या फिर एक वर्ड और होता है जो लंग्स के रिगार्डिंग लग रहा है, क्या है वो, पिल्मोनरी, PULMONARY, पिल्मोनरी और रीनल। पिल्मोनरी वर्ड होगा लंग्स की तरफ, लंग्स हार्ट के लिए, किसके लिए यूज होगा, हार्ट से लंग्स की तरफ के लिए यूज होगा, मेनली लंग्स के लिए यूज होगा पिल्मोनरी। ऊपर तो सर्कुलेशन जो है वो लंग्स की तरफ ही है, तो यहाँ पे पिल्मोनरी यानी कि लंग्स। और जहाँ पे रीनल वर्ड आ जाए, रीनल का मतलब समझ लेना कि सीधी किडनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है,
किडनी की बात हो रही है। और काम दोनों का उल्टा, आर्टरी और वीन्स अगर नॉर्मल हम देखें तो किस तरीके का ब्लड कैरी करती है? आर्टरीज कैसा करती है बताइए? ऑक्सीजनेटेड, या फिर हम कह सकते हैं प्योर ब्लड कैरी करती है। और वीन्स डिओक्सीजनेटेड, यानी कि जहां पर आपका पिल्मोनरी सर्कुलेशन है वहां पे आप इन टर्म को यूज कर सकते हैं। जो लंग्स वाला कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो जहां वर्ड पिल्मोनरी लगते हैं ना वहां वीन्स और आर्टरीज का फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। आर्टरीज जो होगी वो पिल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने लगेगी, और जहां जो पिल्मोनरी वीन होगी वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले जाएगी। और ऊपर की तरफ होगा हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट, पिल्मोनरी वाला जो उल्टा होता है बिल्कुल। और रीनल में भी सेम यही कंडीशन है, जहां पे रीनल आर्टरी लग गया, वैसे तो आर्टरी का हमने प्योर ब्लड सुना है, लेकिन जहां पे इसके आगे रीनल लग गया, रीनल आर्टरी, वहां पे इसका फंक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये कैसा ब्लड करके कैरी करके लेके आएगी किडनी में इम्प्योर ब्लड, कैसे कैरी करके लाएगी। और जहां पे वीन है रीनल वीन, ये कैसा ब्लड ट्रांसफर करेगी आगे किडनी से निकाल के प्योर ब्लड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो वेरी गुड। सैटरडे में इस चैप्टर का आपका टेस्ट पूरी क्लास में, जो बच्चे बच जाएंगे ना, जो अब्सेंट रहेंगे, स्पेशल उनके लिए टेस्ट होगा विद डिफरेंट क्वेश्चंस। यस सर, तेरे सर है नहीं सर, देख रहे हैं इसमें होगी तो ऑफिस से ले लो, ठीक है भाई, देख लो कुछ चीज़ ऐसे लग रही है। एक चीज़ और, जो आपकी डायलिसिस मशीन है, ये हेमोडायलिसिस वाला जो टॉपिक है, डायलिसिस मशीन के अंदर जो मेम्ब्रेन यूज होती है फिल्ट्रेशन के लिए, वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। बहुत पढ़ना है आपको, अंदर से क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल डीप, अच्छे से याद करें, बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी जो है कब कराएंगे? कल करेंगे। सर एमसीक्यू होगा सर, वेरी शॉर्ट? वेरी शॉर्ट का भी टेस्ट लूँगा मैं और एमसीक्यू का भी लूँगा। और जो आपके पास बुक्स हैं, अच्छा एक चीज़ और बतानी थी आपको, कम से कम 30 से 35 आपको वेरी शॉर्ट जो है अपनी फेयर नोटबुक में नोट करनी है। इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, ये बायो कंप्लीट होगी आपकी, अब बायो जो है वो कंप्लीट होगी। कम से कम 30 से 35 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम जितना कर सको उतना कर लेना, वेरी शॉर्ट कर लोगे। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी मिले, कहीं से भी आपको एमसीक्यूज मिल जाए, चाहे किसी भी बुक से मिल जाए, उनको आप किस में लिख लेंगे? अपनी कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि होम एग्जाम नहीं है, इंटरनल एग्जाम नहीं है, बोर्ड क्लास है। क्या है? बोर्ड क्लास है बेटा, और वहां पे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, कोई से भी आ सकते हैं। चलो वेरी गुड, ये आपने बिल्कुल सही कर रखा है, बहुत सारे वेरी शॉर्ट कर रखे हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज कर रखे हैं। और एमसीक्यू में मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल लोड डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ, एमसीक्यू में सीधा आप आंसर लिखो अपनी कॉपी के अंदर। क्या लिखोगे? कॉपी के अंदर सीधा आंसर लिख लो उसका, लाइन ही तो करने हैं, और जहाँ पे उसका एक्यूरेट भाई आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और जैसे ही एमसीक्यू में देखेंगे वेरी शॉर्ट की तरह चीज़ों में, और बुक में एमसीक्यू वगैरह दिए हुए तो उनके ऑप्शंस भी पढ़ो। ऑप्शंस भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि 3 चीज़ बिल्कुल, चारों चीज़ सिमिलर होती हैं, उनमें से मोर एक्यूरेट चीज़ जो आपका आंसर है उसको लिखना होगा। कर लेंगे? चलो सभी को क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे वेरी शॉर्ट और मल्टीपल। बायो के अंदर किसी को कोई भी डाउट हो, सैटरडे से पहले कोई भी टॉपिक हमसे समझ लें, और सैटरडे में आपको सभी का टेस्ट हो, कोई भी एब्सेंट, ठीक है। सैटरडे की कोई छुट्टी तो नहीं है, कभी कोई हॉलीडे नहीं? चलो फिर तो डेफिनेटली होगा। ओके, बाकी कल कराएंगे, ठीक है।